आज पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा ने बड़ी स्टार्टलिंग रेवोल्यूशन की और उसमें जो भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एनालिसिस विंग उसके डेथ स्क्वाड्स के बारे में बातचीत हुई और बड़े प्रूफ सामने रखे गए। उसमें कुछ जो पाकिस्तान के अंदर असैसिनेशन हुई हैं पिछले 3-4 माह में उनकी डिटेल्स आई, किस तरीके से रिसर्च एनालिसिस विंग के कुछ जो ऑपरेटर्स थे लाइक अशोक कुमार है और बाकी लोग हैं, ये किसी मिडल ईस्टर्न कंट्री से जहाँ उनका बेस था, थर्ड पार्टी के थ्रू असैसिनेशन करा रहे थे। अभी इसका अगर बैकग्राउंड आप देखें तो पीछे कनाडा में एक हरदीप सिंह नज्जर का मर्डर हुआ, असैसिनेशन नहीं रहा, उसके फिर प्रूफ्स मिले कि इसमें भी भारत की एम्बेसी इन्वॉल्व थी कनाडा में, उनका हाई कमीशन और साथ साथ उनकी रिसर्च एनालिसिस विंग। फिर अमेरिका में एक थ्रेट आई गुरपतन सिंह पन्नू जो सिख फॉर जस्टिस के लीडर हैं, और उसको जब ट्रेस किया गया तो पता चला वहाँ भी भारतीय खुफिया एजेंसी इन्वॉल्व है और शायद चेक रिपब्लिक से ये सारा काम हो रहा था और मोस्ट प्रॉब्ली जो असैसिन थे वहाँ तक पहुँच चुके थे। अच्छा, इससे पीछे अगर आप जाएँ तो यूके में एक सिख लीडर थे अवतार सिंह खंडा, उनको मर्डर किया गया बड़े अजीब से सर्कमस्टांस में। उनकी वालदा ने भी कहा जी कि उसको एक असैसिनेशन हुई है थ्रू पॉइजनिंग, लेकिन चूँकि वहाँ पे ऋषि सुनक साहब हैं और वो बहुत बड़े भक्त हैं तो उन्होंने इस चीज़ को दबा दिया। लेकिन जब ये नॉर्थ अमेरिका में चीज़ें सामने आई तो आई थिंक तो दुनिया की आंखें खुली। इसके अंदर जो 5 आइज़ हैं, जो इंटेलिजेंस कंसोर्शियम है इंग्लिश स्पीकिंग 5 मुल्कों, जिसके अंदर यूएस है, जिसके अंदर कनाडा है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और यूके, और बड़ी स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस की आप कहें कम्युनिटी है। उसके अंदर 5 आइज़ के फिर सेटअप है, ऑलमोस्ट 30 से 40 एजेंसियाँ इन्वॉल्व हैं, हर मुल्क की जो लीडिंग एजेंसी है, और उनके पास डिजिटल फॉरेंसिक भी है, सिग्नल इंटेलिजेंस है, सैटेलाइट इंटेलिजेंस है और फिर ह्यूमन इंटेलिजेंस है। तो इन्होंने फिर जब ट्रैक किया सारा जो फेंसिंग वगैरह की तो पता चला कि सारे सिरे जो हैं फिर ये नॉर्थ ब्लॉक के साउथ ब्लॉक की तरफ जाते हैं जहाँ दोवल साहब बैठते हैं। तो प्रैक्टिकली इंडिया की 3 वजारतें इस वक्त इन्वॉल्व हैं इन सेंडिंग डेथ स्क्वाड्स। अगर इनकी एम्बेसी इन्वॉल्व है या हाई कमीशन कनाडा में तो इसका मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन्वॉल्व है। अगर इसके अंदर रॉ के लोग इन्वॉल्व थे जो कवर में काम करते हैं तो दोवल इन्वॉल्व है। और इसी तरीके से कतर में ये सबोटाज और सबवर्जन कर रहे थे विद कतरी गवर्नमेंट इसराइल के लिए, और 8 सीनियर नेवल ऑफिसर रिटायर्ड थे, उनको ज़ाय मौत हुई। बाद में मोदी ने तरला किया तो फिर उसको शायद उम्र कैद में चेंज किया, बट एनीवे कन्विक्शन हुई। उसका मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन्वॉल्व है। अगर किसी स्टेट के 3 बड़ी मिनिस्ट्रियाँ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और फिर एनएसए का ऑफिस जो खुद एक बहुत बड़ी वजारत है और सबसे सीनियर वजीर वो गिना जाता है और मोदी का राइट हैंड मैन है, तो इसका मतलब है कि मोदी साहब डायरेक्टली इन्वॉल्व। एक तो ये है। अभी आ जाता है कि ये जो नई रेवोल्यूशन है इसमें पाकिस्तान साउथ एशिया में तो चीज़ें कॉमन है, चाहे वो कुलभूषण था, टैजम इन्वॉल्व था, पूरा एंटरप्राइज था, कहाँ से ऑपरेट कर रहा था, इवन हमारा दोस्त मुल्क उसके अंदर शामिल था। इसी तरीके से जो BLA BRA के बेसिंग है, कैसे सपोर्ट होती है, गुजार इमाम शंबे का कन्फेशन स्टेटमेंट है, कितनी दफ़ा वो भारत गया। इसी तरीके से उससे पहले असलम मच्छू था जिसका इलाज होता रहा। अभी साउथ एशिया में एक माहौल भी बना है, लाइक मालदीव भी तंग है। उसने कहा जी पैकअप करें ये जो 70-80 इनके एयरफोर्स के ऑफिसर, बिकॉज मेनली दे आर इन्वॉल्व इन अंडरमाइनिंग द स्टेट, और उनकी बेसिकली रॉ के ऑपरेटर्स के अंदर इसको ख़राब करते हैं मुल्कों और अपने एजेंडा चलाते हैं। मज़े की बात यह है कि बांग्लादेश जो बहुत आई थिंक अच्छी दोस्ती रही भारत के साथ, वहाँ पे इस वक्त इंडिया आउट कैंपेन चल रही है और इंडियन प्रोडक्ट्स का भी बायकॉट किया जा रहा है। मेन रीज़न क्या है? इकोनॉमिकली स्ट्रैंगुलेट किया और फिर रिसर्च एनालिसिस विंग ने अपनी पेनिट्रेशन की हुई डिफरेंट वजारतों में और वहाँ पे उनको तंग कर दिया। नेपाल नाखुश है, आपको पता है वो चाइना के साथ ताल्लुकात बढ़ाना चाहता है। चाइना के साथ इनकी लड़ाई हुई 2020 में, इनको फेंटी पड़ी और 2500 स्क्वायर किलोमीटर गया। पाकिस्तान के साथ एक परपेचुअल वॉर है। तो एट टाइम पाकिस्तान के लोग कहते हैं, बट अदरवाइज देखा जाए तो इंडिया के ताल्लुकात किसी भी नेबर के साथ ठीक नहीं। सो आई थिंक इस वक्त जो एनवायरनमेंट है, बिकॉज पहले शायद जब पाकिस्तान बात करता था तो शायद उतनी सुनवाई नहीं होती थी। अभी जो एनवायरनमेंट इसके अंदर आई थिंक 3 बड़े फैक्टर। नंबर 1, भारत को इंडो पैसिफिक में एक चौधरी के तौर पे सामने प्रेजेंट किया गया और कहा गया जी कि आप तगड़े हो और चाइना के अगेंस्ट खड़े हो जाए। लेकिन जब गलवान में इनको फेंटी पड़ी और इतनी कुट लगाई उन्होंने, उसके इनके ऑफिसर भी मारे और आई थिंक 30-35 इनके जवान जो मारे गए गलवान की बर्फपोश पहाड़ियों में, और इससे ज़्यादा शायद कैप्चर हुए थे। तो फिर वेस्ट को रियलाइज़ हुआ कि ये बस मोदी साहब जो है वैसे ही छप्पन इनकी चेस्ट है, अदरवाइज अंदर जान कोई नहीं। और बड़े बड़े पेपर्स लिखे गए
जिसमें जो क्वाड के करता धरता है मिलिट्री एनालिस्ट, उन्होंने बोलना शुरू किया कि भारत सबसे कमज़ोर लिंक है क्वाड में और उस पर ज़्यादा बेट करने की ज़रूरत नहीं। दूसरा टेस्ट इनका आया रशिया यूक्रेन वॉर में, उसमें भी ये दरमियान में खेलते रहे, यहाँ पे एक्सपेक्टेड था, और वेस्ट जो है इनसे कोई ज़्यादा कंसेशन ड्रॉ नहीं कर सका। और तीसरा फिर जब अमेरिका ने रेड सी में एक अलायंस बनाई, जिसमें बेसिकली प्रॉस्पेरिटी को प्रोटेक्ट करने के जो भी ऑपरेशन है उसमें भारत को दावत दी गई, और वहाँ पे भी ये डर गए, और जो जयशंकर है भाग के गया ईरान, और यदि हुतियों से हमें बचाएं, उनको कहेंगे कि भारतीय शिपिंग को टारगेट ना करें। सो ये टोटल औकात है। अभी आ जाते हैं कि इस एनवायरनमेंट में अगर पाकिस्तान ये केस लेके जाता है तो कितने चांसेस हैं कि उसको सक्सेस मिलेगी। एक मिसाल साउथ अफ्रीका की है, नॉन मुस्लिम कंट्री, लेकिन असूलों पे उन्होंने केस लेके गए विद प्रूफ्स, और आई थिंक इसराइल जैसे मुल्क को जिसके पूरा वेस्ट बैकअप कर रहा था, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में बड़ी से हम लोगों की, वहाँ पे एक बड़ा ज़बरदस्त केस लड़ा है, और आई डोंट नो उसका रिजल्ट जो है अगले कुछ दिनों में आ जाएगा, बट उन्होंने एक मिसाल कायम की। तो क्या पाकिस्तान इन प्रूफ्स के साथ ऐसे फोरम में जा सकता है, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, चाहे नेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ह्यूमन राइट्स के बाकी इदारे, यूनाइटेड नेशंस हैं। जो सबूत आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने हमारे रखे हैं सामने, वो सब्सटैंशियल है। इससे पहले शर्म शेख में एक डोजियर दिया गया था, और इस पर आई थिंक बड़ा एग्रेसिवली काम होना चाहिए तीनों डोमेन में, इंफॉर्मेशन डोमेन में, आप सोशल मीडिया पे बात करें, आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे बात करें, इंटरनेशनल मीडिया में बात करें, फिर डिप्लोमेटिकली, चाहे वो रीजन के कंट्रीज़ हैं, सार्क के ममालिक हैं, या मिडल ईस्ट में हमारे दोस्त हैं जहाँ पे खबर है कि ये लोग बेस थे, तो ऑल द मोर रीज़न के वहाँ पे हमें बायलैटरली इंगेज करना चाहिए कि भाई साहब ये देखें ये किस तरीके से हमारे और आपकी पीठ में छुरा घोंप रहे। एंड देन कम्स इंटरनेशनल अरीना, जिसके अंदर मैंने मेंशन किया काफ़ी सारे इदारे। सो ऑल टोल्ड आई थिंक राम मंदिर की इनॉग्रेशन के बाद देयर आर लॉट ऑफ फायरवर्क्स जो मोदी साहब को देखने पड़ेंगे, और आई डोंट नो सिलेक्शन से पहले और क्या कुछ सामने आएगा।